हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम आपको सॉलिड स्टेट वाला लेसन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले भी स्टूडेंट हम आपको देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 लेसन्स कंप्लीट करा चुके हैं और रिएक्शंस को कैसे किया जाता है वो सीरीज़ भी करा चुके हैं। और जिन बच्चों ने ये दोनों चीज़ें ना देखी हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दोनों के लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट की, वहाँ पर जाकर आप ऑर्गेनिक के 3 चैप्टर्स क्लियर कर सकते हो और रिएक्शंस को कैसे किया जाता है वो भी देख सकते हो। अब ये सॉलिड स्टेट चल रहा है स्टूडेंट, सॉलिड स्टेट के साथ साथ हम आपको पी ब्लॉक भी पढ़ा रहे हैं। तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री भी चल रहा है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी चल रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम 3 लेसन्स कंप्लीट करा चुके हैं। तो ये देखो सिलेबस जिस टाइप से कराया जा रहा है वैसे आप करते रहो, पूरा सिलेबस आप बहुत अच्छे से क्लियर करा देंगे, टेंशन ना लो। अब इससे पहले वाला जो लेक्चर था स्टूडेंट, उसमें हमने आपको क्या पढ़ाया था, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। वहाँ तक आपका सब कुछ क्लियर हो चुका है। आज स्टूडेंट हम क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड वीडियो है। ओके, तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए क्योंकि आप सभी कह रहे थे सर थोड़ा थोड़ा लिख दिया करो जिससे हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाया करे, ठीक है। तो एक्स किरण विवर्तन हमारा पहला हेडिंग है। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्स किरण विवर्तन या एक्स रेज डिफ्रैक्शन है क्या। तो लिखोगे आप, वह विधि जिसके द्वारा ठोसों की क्रिस्टलीय संरचना का अध्ययन किया जाता है, एक्स किरण विवर्तन कहलाती है। ठीक है। तो स्टूडेंट वह मेथड जिसके द्वारा हम ठोसों की जो क्रिस्टलीय संरचना होती है, जिसके द्वारा हम अध्ययन करते हैं, उस मेथड को, उस विधि को एक्स किरण विवर्तन कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक्स किरण विवर्तन विधि के द्वारा जो ठोसों की क्रिस्टलीय संरचना होती है उसका अध्ययन करते हैं। क्योंकि आप सभी को बता चुके हैं कि ठोस 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय संरचना का जिस मेथड के द्वारा अध्ययन किया जाता है वो स्टूडेंट हमारी क्या कहलाती है, एक्स किरण विवर्तन या एक्स रेज डिफ्रैक्शन। ठीक है। तो छोटी सी हेडिंग आप तैयार कर लेना, कभी कभी पूछ लेता है। अब बात आती है क्रिस्टल की। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टल। तो क्रिस्टल कहते किसे हैं। तो स्टूडेंट आप सभी को पता होना चाहिए कि जो क्रिस्टल हैं वो संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। अब ये संरचनात्मक इकाइयाँ क्या होती हैं, परमाणु, अणु और आयन। परमाणु, अणु और आयन से मिलकर हमारे क्रिस्टल्स बने होते हैं। तो डेफिनेशन हमारी कहती है कि क्रिस्टल संरचनात्मक इकाइयों जैसे परमाणु, अणु तथा आयन, ये हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट, संरचनात्मक इकाइयाँ होती हैं जिनसे हमारा क्रिस्टल मिलकर बनेगा। संरचनात्मक इकाइयों को नियमित व्यवस्था से, एक निश्चित सीक्वेंस से, एक निश्चित क्रम में अगर हमने लगा दिया, उनकी व्यवस्था कैसी हो, सभी संरचनात्मक इकाइयों की एक जैसी हो और उनको हमने एक निश्चित सीक्वेंस में लगा दिया, एक निश्चित क्रम में लगा दिया, तो हमें जो संरचना प्राप्त होगी वो स्टूडेंट कहलाती है क्रिस्टल। क्या कहलाती है, क्रिस्टल। अब क्रिस्टल संरचनात्मक इकाइयों परमाणु, अणु तथा आयन को नियमित व्यवस्था से अगर हमने एक निश्चित सीक्वेंस में लगा दिया, एक निश्चित क्रम में लगा दिया, किनको लगा दिया, परमाणु, अणु तथा आयन, इनमें से किसी को, तो हमें जो संरचना प्राप्त होगी उसको हम कहते हैं क्रिस्टल। क्या कहते हैं, क्रिस्टल। अगली हेडिंग स्टूडेंट हमारी त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक। अभी मैं आपको बताऊं क्रिस्टल को कैसे बनाया जाता है, ठीक है, स्ट्रक्चर द्वारा। त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक, इंग्लिश में कहते हैं स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। त्रिविम में देखो आपने एक विमीय, 1D, 2D और 3D शायद गलती से नाम सुने हो फिजिक्स में, ठीक है। 1D का मतलब एक विमीय, 2D का मतलब द्विविमीय और 3D का मतलब 3 विमीय या त्रिविमीय भी कह देते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आप समझ पाओगे। अगर कोई व्यक्ति एक सीधी रेखा में चल रहा है तो उसकी जो गति कहलाती है वो एक विमीय कहलाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो एक डायमेंशनल में चल रहा है, एक सीधी रेखा में चल रहा है तो वो 1D हो गई। अगर हम कहें कि वो 2 दिशाओं में चल रहा है, जैसे प्रक्षेप्य गति होती है, प्रक्षेप्य गति में क्या होता है कि अगर हम किसी भी बॉल को फेंकते हैं तो वो ऊपर की ओर जाती है लेकिन उसके साथ साथ आगे भी बढ़ रही है, तो एक्स अक्ष पर भी गति करेगी और वाई अक्ष पर भी करेगी। तो ये 2D, ये जो हमारी प्रक्षेप्य गति है ये 2D का एग्जाम्पल कहलाती है। इसी तरीके से 3D में क्या होता है, वो 3 अक्षों पर गति करती है। जैसे अगर कोई कमरा है, इसमें आप अगर कैसे देखोगे तो किसी भी दिशा में गति कर सकती हैं, तो वो 3 अक्षों पर गति कर रही हैं, तो ये गति कैसी होगी, 3D होगी। इसी प्रकार से जालक भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक विमीय जालक, द्विविमीय जालक और त्रिविमीय जालक। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ त्रिविम की।
त्रिविम जालक की, तो त्रिविम में या 3D में क्रिस्टल इकाइयों, ये क्या क्या हो सकते हैं, परमाणु, अणु अथवा आयन की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहा जाता है। तो जो त्रिविम है 3D है, उसमें क्रिस्टल इकाइयों की जो नियमित व्यवस्था है उसी को हमने क्रिस्टल जालक का नाम दे दिया है। अब यहाँ पर 3D का डायग्राम कैसे बनाओगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एक विमीय का कैसे बनाओगे, द्विविमीय का कैसे बनाओगे, त्रिविमीय का कैसे बनाओगे, वो मैं तीनों डायग्राम आपको समझाऊंगा। बट यहाँ पर आप कुछ पॉइंट्स क्लियर कर सकते हो कि जो त्रिविम जालक है उसका प्रत्येक बिंदु परमाणु हो या फिर परमाणुओं का समूह हो। जो प्रत्येक बिंदु है किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसी परमाणु को या फिर परमाणुओं के समूहों को। तो क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक का जो प्रत्येक बिंदु होगा वो परमाणु या फिर परमाणुओं के समूह को प्रदर्शित करेगा। सेकंड पॉइंट है, त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु संपूर्ण जालक के अन्य बिंदुओं के बिल्कुल समान होता है। अब ऐसा नहीं है कि डिफरेंट बिंदु हैं तो वहां पर अलग अलग हो, ऐसा नहीं हो सकता। जो प्रत्येक बिंदु है वो दूसरे बिंदुओं से समानता प्रदर्शित करेगा या एक दूसरे के बिल्कुल समान होंगे। तो स्टूडेंट ये एक्सटर्नल विवर्तन है जिसके द्वारा हम क्रिस्टलीय संरचना का अध्ययन करते हैं। ये हमारी क्रिस्टल की डेफिनेशन हो जाएगी। डेफिनेशन देखो बहुत सारी होती है, जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारा त्रिविम जालक है। इन दोनों डेफिनेशंस में अगर आप कंपेरिजन करोगे तो थोड़ा सा अंतर आएगा, बस त्रिविम वाला, और कुछ ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई दे रहा आप सभी को। और नोट पॉइंट आप सभी इन दोनों को याद रखोगे कि त्रिविम जालक का जो प्रत्येक बिंदु है वो परमाणु या फिर परमाणुओं के समूह को प्रदर्शित करता है। दूसरा पॉइंट है कि त्रिविम जालक का जो प्रत्येक बिंदु होगा वो संपूर्ण जालक के अन्य बिंदुओं के बिल्कुल समान होगा। अब मैं एक विमीय जालक, द्विविमीय जालक और त्रिविमीय जालक इन तीनों के डायग्राम्स बनाकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा। इसके बाद देखो आज ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यूनिट सेल्स के बारे में, कितने प्रकार की होती हैं, डेफिनेशन क्या होती है यूनिट सेल की, वो सब कुछ आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है बट कोई दिक्कत नहीं, आप सभी पूरा देखोगे इतना मेरे को भरोसा है, ठीक है। चलो, और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक किया करो। अगर कोई सजेशन हुआ करे तो कमेंट कर दिया करो जिससे हम नेक्स्ट वीडियो से सुधार कर सकें। अगर एक विमीय जालक है तो उसमें जो संरचनात्मक इकाइयाँ होंगी वो निश्चित दूरी पर देखो कुछ इस प्रकार से लगी होंगी। ये परमाणु, अणु तथा आयन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना, एक निश्चित क्रम में एक निश्चित दूरी पर रखे हुए। तो ये हमारा एक विमीय जालक कहलाएगा। क्या है ये? एक विमीय जालक। अगर द्विविमीय है तो उसमें क्या होगा, ये हमारा द्विविमीय होगा। यहां पर आप देखो केवल ए, अगर मैं एक हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, बट अगर इस टाइप से अगर आप बनाते जाते हो इसको, ठीक है ना, ये हमारे संरचनात्मक इकाई होंगी, परमाणु, अणु अथवा आयन। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर आपको दो हिस्से दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये वाला और इसके साथ साथ आपको ये हिस्सा भी दिखाई देगा, ठीक है। तो हम दो हिस्से इसके देख सकते हैं, तो ये 2D हो जाएगा, ठीक है ना। हर एक जगह हमारे ये संरचनात्मक इकाइयाँ परमाणु, अणु अथवा आयन है। तो ये कैसा जालक होगा स्टूडेंट, ये द्विविमीय जालक होगा। कैसा होगा? द्विविमीय जालक। टू डी लैटिस कह सकते हो, ठीक है ना, 2D लैटिस। ये हमारा 1D लैटिस हो जाएगा। अगर हम त्रिविम की बात करें तो देखो त्रिविम जालक में क्या होगा, उसके में 3 हिस्से दिखाई देने चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक यूनिट सेल बना दे रहा हूँ, उसके बहुत सारे हिस्से आपस में जोड़कर हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, त्रिविम जालक। ये हमारा 3D होगा। इसके बहुत सारे हिस्से आप जोड़ सकते हो तो हमें त्रिविम जालक प्राप्त हो जाएगा। ये एक यूनिट सेल है, एक हिस्सा, एक पोर्शन दिखा रहा हूँ। अगर मैं एक हिस्सा दिखाऊंगा तो इसका ये दिखाऊंगा, इसका एक हिस्सा ये हो गया। तो इसी प्रकार से हमने एक हिस्से को दिखाया, ये यूनिट सेल है। और यूनिट सेल बहुत सारे जब मिलते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है स्टूडेंट, त्रिविम जालक प्राप्त होगा। तो जब बहुत सारे यूनिट सेल एक दूसरे से मिल जाते हैं तो हमें त्रिविम जालक प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या स्टूडेंट, एक यूनिट सेल है, एक एकोकोष्ठिका है जो कि त्रिविम जालक को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम 3 हिस्से इसके देख सकते हैं। तो ये हमारा 3D हो गया। ये क्या है? 3D। तो ये स्टूडेंट एक विमीय जालक, ये द्विविमीय और ये त्रिविमीय, ये 3D जालक हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप आराम से डिफाइन कर सकते हो एक विमीय जालक क्या होता है, द्विविमीय क्या होता है और त्रिविमीय क्या होता है। सभी को क्लियर है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो इतने का भी स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट यूनिट सेल के बारे में। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट सेल, एकक कोशिका के बारे में, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके पैरामीटर्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है, तो सभी ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। और कोई भी सजेशन हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं यार, मुझे अपना ही टीचर समझो, ठीक है। इसको मिटा देते हैं हम। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं यूनिट सेल या एकक कोशिका की, ठीक है। एकक कोशिका यूनिट सेल किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि देखो जालक बिंदुओं का वह त्रिविम समूह जिसे अगर हम बार बार दोहराएं तो हमें संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है। तो जो हमें क्रिस्टल जालक प्राप्त हो रहा है वो किससे मिलकर प्राप्त हो रहा है स्टूडेंट? उसमें बहुत सारे यूनिट सेल आपस में मिलकर उस क्रिस्टल जालक का निर्माण कर रहे हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो जालक बिंदुओं का वह त्रिविम समूह जिसे बार बार अगर हम दोहराएं तो हमें संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है, संपूर्ण क्रिस्टल जालक प्राप्त हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? एकक कोशिका अथवा मात्रक कोशिका, दोनों नाम आप सभी याद रखोगे, एकक कोशिका अथवा मात्रक कोशिका। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? यूनिट सेल। क्या कहते हैं? यूनिट सेल। तो बहुत ही सिंपल है, अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो जालक बिंदुओं का वह त्रिविम समूह जिसे अगर हम बार बार दोहराएं तो संपूर्ण जो क्रिस्टल जालक है उसका निर्माण हो जाता है। कैसे हो जाता है अभी आपको समझ में आएगा। तो उसी को हम यूनिट सेल या एकक कोशिका या मात्रक कोशिका कहते हैं। और अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो स्टूडेंट एकक कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार है स्टूडेंट? पहला टाइप है आपका सरल या आद्य या मूलभूत एकक कोशिका, और दूसरी है आपकी केंद्रित एकक कोशिका, सेंटर्ड यूनिट सेल। और ये होते हैं स्टूडेंट सिंपल, इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो सिंपल और प्रिमिटिव और बेसिक यूनिट सेल, बेसिक यूनिट सेल, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो बात आती है कि डेफिनेशन क्या होगी इनकी। तो स्टूडेंट याद रखना, अगर सरल या आद्य या मूलभूत एकक कोशिका है तो इसमें जो अवयवी कण हैं वो कोनों पर स्थित होते हैं। कैसे? मैं यहाँ पर यूनिट सेल बना रहा हूँ, तो इस यूनिट सेल में जो अवयवी कण हैं इसके प्रत्येक कोने पर स्थित होंगे। ठीक है, तो ये हमारे कोने हैं, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहे हैं क्या? ये क्या हैं? अवयवी कण हैं। तो वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर स्थित होते हैं सरल या आद्य या मूलभूत एकक कोशिका कहलाती है। तो ये हमारी क्या है? सरल या आद्य एकक कोशिका, सरल एकक कोशिका। इंग्लिश में कहते हैं, इसको लिखना चाहते हो शॉर्ट में SCC, ठीक है, SCC। क्लियर सभी को? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब स्टूडेंट बात आती है, ये तो हो गया हमारा सरल या आद्य या मूलभूत एकक कोशिका। अब केंद्रित एकक कोशिका क्या होती है? तो वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ फलकों के बिंदुओं पर भी स्थित होते हैं। फलक हैं, इन पर भी कहीं ना कहीं स्थित हों तो उसको हम कहते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल, केंद्रित एकक कोशिका। और केंद्रित एकक कोशिकाओं को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, ये वाले: अंतः केंद्रित एकक कोशिका, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फलक केंद्रित एकक कोशिका, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, अंत्य या आधार केंद्रित एकक कोशिका, तो बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब आप कहोगे कि सर इन तीनों को हम समझें कैसे? तो समझो, इसी में समझा देता हूँ, ठीक है ना। चारों डायग्राम आप इसी से समझ जाओगे। ये हमारी सरल हो गई। अगर मैं कहूँ कि अंतः केंद्रित एकक कोशिका बनानी है, चलो मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पर, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले हम यहाँ पर यूनिट सेल बना लेते हैं। तो स्टूडेंट देखो, अवयवी कण कोनों पर तो होंगे होंगे, लेकिन कोनों के साथ साथ एक अवयवी कण इसके केंद्र में भी पाया जाता है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर नहीं होगा ये। अब गिनोगे तो अवयवी कण देखो, ये सारे के सारे अवयवी कण लगे हुए हैं हमारे। तो वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त केंद्र पर भी स्थित होते हैं या केंद्र पर भी स्थित होता है, उसको कहते हैं हम लोग अंतः केंद्रित एकक कोशिका। क्या कहते हैं? अंतः केंद्रित एकक कोशिका। अगर बात करते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका की, तो स्टूडेंट इसमें क्या होगा कि इसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ फलक, एक फलक ये रहा, एक फलक ये रहा, एक फलक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक इसके पीछे होगा। तो
जो अवयवी कण हैं वो कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक पर भी स्थित होंगे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक हमारा फलक ये है तो एक अवयवी कण यहाँ पर दिखाओगे, एक यहाँ दिखाओगे, एक यहाँ पर दिखाओगे, एक यहाँ पर दिखाओगे, एक यहाँ पर दिखाओगे, एक इसके पीछे होगा तो एक ऐसे करके दिखा दोगे। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या है, ये हमारा FCC बन गया। ये क्या है, FCC, जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक पर भी स्थित है। तो उसको हम कहेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। समझ में आ रहा है ना मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि अगर सरल या आद्य या मूलभूत एकक कोष्टिका है तो इसमें अवयवी कण केवल और केवल कोनों पर स्थित होंगे। अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका है, चलो मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। कोनों पर तो अवयवी कण है ही है हमारे, बट कोनों के साथ साथ कहां पर था, केंद्र पर। तो ये हमारी क्या है, BCC है। क्या है स्टूडेंट, BCC। ये SCC है, सिंपल क्यूबिक सेल कह सकते हो। ये हमारी क्या है, FCC है, ये BCC है। अब एक और पॉइंट हमारा रह जाता है अंत्य या आधार केंद्रित एकक कोष्टिका। अब आप कहोगे कि ये आद्य मतलब ये वाली क्या होती है, तो इसका डायग्राम मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो वही बनाओगे पहले तो यूनिट सेल, तो यहां पर अवयवी कण स्टूडेंट कोनों पर तो होंगे ही होंगे, ये कोने हैं हमारे, यहां पर तो है ही हैं, बट कोनों के साथ साथ जो अवयवी कण हैं वो दो विपरीत फलकों पर भी स्थित होंगे। दो विपरीत फलक आप ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, या फिर इसमें ही दिखा सकते हो। तो जो अवयवी कण हैं वो कोनों के साथ साथ दो विपरीत फलकों पर भी स्थित होंगे। तो यहाँ पर दिखा सकता हूँ मैं, और यहाँ नहीं दिखाना चाहते हो आप, कितनी भी दो विपरीत फलकों पर दिखा सकते हो, और यहाँ पर भी नहीं दिखाना चाहते हो आप, तो आप इसी के अंदर दिखा दोगे ऐसे करके। तो ये स्टूडेंट हमारा ECC, एंड सेंटर्ड सेल। ठीक है, क्लियर सभी को, कोई दिक्कत नहीं होगी स्टूडेंट यहाँ तक आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो चारों को मैंने डिफाइन कर दिया। अगर सरल या आद्य या मूलभूत एकक कोष्टिका है तो क्या लिखोगे, वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण केवल और केवल कोनों पर स्थित होते हैं सरल या आद्य या मूलभूत एकक कोष्टिका कहलाती है। अब केंद्रित एकक कोष्टिका में क्या होगा, वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ फलकों पर भी स्थित होते हैं, उसको कहते हैं हम क्या, केंद्रित एकक कोष्टिका, सेंटर्ड यूनिट सेल। और ये मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, कौन कौन से, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका BCC, बॉडी क्यूबिक सेंटर्ड सेल, जैसे चाहते हो वैसे डेफिनेशन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यार। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ, ये वाला है ठीक है ना, कोनों के साथ साथ उसके केंद्र पर भी स्थित होता है, उसको कहते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। अगर फलक केंद्रित एकक कोष्टिका है तो वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ फलकों पर भी स्थित होते हैं, उसको कहते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। अंत्य में क्या है, वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ दो विपरीत फलकों पर भी स्थित होते हैं, उसको हम कहते हैं अंत्य या आधार एकक केंद्रित एकक कोष्टिका। ये इनकी शॉर्ट फॉर्म आप सभी याद रख लेना, इसको SCC कहा जाता है, इसको FCC कहा जाता है, इसको BCC कहा जाता है, और इसको ECC कहा जाता है, क्योंकि आगे जाके मैं शॉर्ट फॉर्म ही यूज करने वाला हूं। तो एकक कोष्टिका क्या होती है, किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती है, ये मैंने आपको बता दिया। अब स्टूडेंट बात करते हैं एकक कोष्टिका के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उनके मात्रक एकक कोष्टिका के प्राचाल या पैरामीटर्स के बारे में। ठीक है, तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको मिटाकर हम इसके पैरामीटर्स और डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट अब। और वीडियो में देखो कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं यार, आप सभी की सारी क्वेरीज को हम दूर करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं एकक कोष्टिका प्राचाल या पैरामीटर्स के बारे में। तो यहाँ लिखोगे प्रत्येक यूनिट सेल में, यूनिट सेल का मतलब एकक कोष्टिका, तो प्रत्येक यूनिट सेल में 8 कोने, 3 कोर तथा तीनों कोरों के मध्य 3 कोण उपस्थित होते हैं। तो ये हमारे पैरामीटर्स हो गए यूनिट सेल के, कि
जो यूनिट सेल है उसमें 8 कोने होते हैं, आप सभी जानते हो। 8 कोनों के साथ साथ 3 कोर होती हैं और 3 कोरों के मध्य 3 कोण उपस्थित होते हैं। मैं यहाँ पर आपको डायग्राम बनाता हूँ पहले, उसके बाद समझाऊंगा सब कुछ। यहाँ पर हम पहले यूनिट सेल बनाएंगे। ये हमारी यूनिट सेल बन गई। तो स्टूडेंट आप इसी को आगे बढ़ा दोगे, यहाँ पर आप इसको आगे बढ़ा दोगे और यहाँ पर आप इसको आगे बढ़ा दोगे, ठीक है। तो ये हमारी 3 कोर हो गई। अब अक्षीय लंबाई है, तो यहाँ पर ये ए हो जाएगा आपका। मैं दूसरा मार्कर यूज़ करता हूँ। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो हमारी अक्षीय लंबाइयाँ 3 हो जाएंगी। अंदर ही दिखा सकते हो। तो यहाँ लिखोगे अक्षीय लंबाइयाँ। तो यहाँ पर ए क्या है, एक्स अक्ष की दिशा में लंबाई। ए क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर एक्स अक्ष की दिशा में लंबाई देख रहे हो। तो यहाँ पर लिखोगे एक्स अक्ष में लंबाई। बी क्या है, वाई अक्ष में लंबाई। और सी क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर जेड अक्ष में लंबाई। तो ये 3 कोर्स आपको क्लियर हो गई। ये क्या हमारा एक्स है, ये वाई है और ये हमारा जेड हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो आपको क्लियर है सब कुछ स्टूडेंट। उसके बाद देखो आगे क्या बात करते हैं हम। यहाँ पर चलो छोटा बना सकते हो क्योंकि मैंने वहाँ पर छोटा यूज़ किया है। अब देखो समझने की कोशिश करना। अब मैं बात करूँगा अक्षीय कोणों की। तो यहाँ लिखोगे आप अक्षीय कोण। देखो समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पर थोड़ा सा अक्षीय कोणों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। ए को आपको अल्फा से बनाना है, मैं समझा रहा हूँ कैसे बनाओगे। बी को बीटा से और सी को गामा से। अब समझने की कोशिश करना। ए बी के मध्य कोण, तो यहाँ लिखोगे ए कोमा बी के मध्य कोण। और समझना, ए को हमने अल्फा से लिया, बी को हमने बीटा से लिया, तो ए बी के मध्य कोण कौन सा हो जाएगा, गामा। समझने की कोशिश करना। ए को हमने अल्फा से दिखाया, बी को बीटा से। अब इनके बीच कौन सा कोण होगा, गामा होगा। मतलब इनको हटाकर हमें एंगल यूज़ करना, तो ये कितना आएगा, गामा। तो कहाँ है ए और बी, ये रहे। तो यहाँ पर आप क्या दिखाओगे, ये वाला एंगल गामा। समझ रहे हो ना कैसे मैं कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है। अब आगे बी सी के मध्य कोण। बी सी के मध्य देखो कहाँ है, बी और सी क्या आ जाएगा, अल्फा। अब देखो बी और सी कहाँ है आपका, ये बी रहा, ये सी रहा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका, अल्फा। क्या हो जाएगा, अल्फा। फिर लिखोगे सी कोमा ए के मध्य कोण। तो सी ए के मध्य कोण कितना होगा आप बताओ, ए और सी, ए सी क्या रह गया, बीटा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, बीटा। तो कहाँ है ए और सी, ए और सी के बीच एंगल ये कितना हो जाएगा, बीटा। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप अक्षीय कोण बना सकते हो। ये आपको समझाने के लिए केवल किस प्रकार से आपको अक्षीय कोण लेने हैं। क्लियर सभी को। ये हमारे 3 कोण हो गए। 8 कोने देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने हैं। ये 3 कोर हैं, 1 2 3, और 3 कोरों के मध्य 3 कोण हैं, गामा अल्फा बीटा। तो ये हमारे पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल हो जाएंगे, अर्थात एका कोष्टिका के प्राचाल हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये सब कुछ आपको क्लियर है। कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो ये पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल कहलाते हैं कि जो भी यूनिट सेल होती है स्टूडेंट, उसमें 8 कोने होते हैं, 3 कोर होती हैं और 3 कोरों के मध्य हमारे 3 कोण पाए जाते हैं। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। तो आज की वीडियो को तो यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आप सभी जानते हैं स्टूडेंट कि जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं 31 जुलाई तक उनके ऑफलाइन कोचिंग या फिर कॉलेज बंद हैं, तो आप ऑनलाइन पढ़कर पूरी तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप और ज़्यादा बेनिफिट्स लेना चाहते हो तो आप उसके लिए हमारा टारगेट 90+ बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फ़ी इन प्रेजेंट टाइम केवल 599 रुपये है। यहाँ पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है। जो बच्चे फ़ायदा लेना चाहते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, उस पर मैसेज करो और आज ज्वाइन हो जाओ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।